हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। ठीक है, और अभी तक हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास खत्म कर चुके हैं। ठीक है, रिकॉल कीजिए सबसे पहली क्लास। ठीक है, सबसे पहली क्लास को रिकॉल कीजिए जहां पर हम लोग पढ़े थे इतिहास का विभाजन। वहां पर मैं पढ़ाया हूं क्या कि इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर ऐतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया था: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और इस ऐतिहासिक काल में से हम लोग मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास कवर कर चुके हैं। ठीक है, बचा क्या हमारा आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास है। ये हमारा सिलेबस बचा हुआ है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। डालिए हेडिंग आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब आद्य ऐतिहासिक काल को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, पहला क्या था, सिंधु घाटी की सभ्यता, और पढ़ते क्या, वैदिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ये पहली क्लास में मैं लिखा चुका हूं। ठीक है, तो आज सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जब मैं विभाजन पढ़ाया हूं तब वहां पर एक चीज और बताया था, क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरी सभ्यता है, एक नगरी सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी है, नगरी सभ्यता है। ध्यान देना, एक शहर का या एक नगर का विकास कैसे होता है। सपोज एक जंगल है, ठीक है, जंगल में कुछ लोग आके बस गए, क्या बन गया, एक मोहल्ला बन गया। मोहल्ले से क्या बनेगा, धीरे धीरे गांव बनेगा, गांव से क्या बनेगा, कस्बा बनेगा, और कस्बा बाद में क्या बन जाता है, शहर बनेगा, नगर बनेगा। इस तरीके से धीरे धीरे से किसी भी शहर का या महानगर का विकास होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरंभिक इतिहासकारों ने क्या माना कि वैदिक सभ्यता जो है वो पहले आई है और उसके बाद क्या आई है, सिंधु घाटी सभ्यता उसके बाद आई है। ठीक है, क्या माना गया कि वैदिक सभ्यता जो कि ग्रामीण सभ्यता है वो पहले आई और सिंधु घाटी सभ्यता जो नगरी सभ्यता है वो बाद में आई। ऐसा आरंभिक इतिहासकारों ने माना था। लेकिन जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तब यह बात क्लियर हुई कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो पहले की है और बाद में क्या आई है, वैदिक सभ्यता। ध्यान देना, एक ऐसी सभ्यता जो नगरी है वो पहले आई है, जबकि ग्रामीण सभ्यता उसके बाद में की है। कौन सी सभ्यता, वैदिक सभ्यता बाद की है, सिंधु घाटी सभ्यता पहले आई है। ठीक है, डालिए हेडिंग सिंधु घाटी सभ्यता। डालिए हेडिंग सिंधु घाटी सभ्यता। कालक्रम क्या है, 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का समय क्या कहलाया है, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कहलाया है। 2300 ईसा पूर्व से लेकर, बीसी मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का समय कहलाया है, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कहलाया है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग नाम है। ठीक है, अलग अलग नामों से इस सभ्यता को पुकारा गया। कौन कौन से हैं, पहला तो क्या है, खुद सिंधु घाटी सभ्यता। पहला क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको खुद बोलते हैं। ध्यान देना, जब खुदाई हुई तो जो आरंभ में नगर प्राप्त हुए हैं सबके सब सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास ही मिले थे। जब आरंभिक रूप से खुदाई हुई तब मैक्सिमम नगर जो है सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास थे। इसी कारण इस सभ्यता को क्या बोला गया है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। आरंभिक जो नगर मिले हैं उनमें से मैक्सिमम सिंधु नदी या उनकी सहायक नदियों के आसपास ही मिले थे। इसी कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया है, हड़प्पा सभ्यता। क्या बोला गया है, हड़प्पा सभ्यता। ध्यान देना, जब पहली बार खुदाई हुई और उस खुदाई में नगर मिला, क्या मिला, एक नगर मिला है, उस नगर को क्या बोले हैं, हड़प्पा बोले। क्या बोले हैं, हड़प्पा। सबसे पहली बार कौन सा नगर मिला है, हड़प्पा। इसी कारण इस सभ्यता को क्या बोला गया, हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। क्या कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहली बार हड़प्पा नामक नगर की खुदाई हुई थी। इसी कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। ठीक है, थर्ड क्या है, सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता। ध्यान देना, हम लोग कुछ देर पहले पढ़े क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है,
मतलब इसका नाम ही पढ़े हैं। क्यों बोला गया है? क्योंकि आरंभ के सभी नगर सिंधु नदी या उसके आसपास ही मिले थे। जब व्यापक रूप से खुदाई हुई और 1400 से भी अधिक नगर मिले, ठीक है, जब व्यापक रूप से खुदाई की गई तब बहुत सारे नगर मिले हैं, और उन नगरों में से अधिकांश कहां पे हैं? सरस्वती नदी के आसपास है। उन नगरों में से अधिकांश कहां पर है? सरस्वती नदी के आसपास ही है। इसी कारण जब पूर्ण रूप से खुदाई हो गई तब कुछ इतिहासकारों ने इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा है। क्या कहा है? सरस्वती सभ्यता भी कहा है, ठीक है। अगला नाम क्या है? प्रथम नगरी सभ्यता इसको बोला गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा गया है। मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? नगरी है। जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? नगरी है, ठीक है। जो वहां पे लोग रहते हैं नगर में निवास करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। पांचवा नाम क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। पांचवा नाम क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। इस समय जो मनुष्य है वो कांसे का प्रयोग कर रहा है। कांसा किससे मिलकर बनता है? तांबा और टिन से मिलकर क्या बनता है? कांसा। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा कांसे का प्रयोग किया जा रहा था इस समय। इसी कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। क्या बोला गया है? कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। अब देखते हैं खुदाई होना प्रारंभ कैसे हुई और कौन कौन से स्टेप थे कि जिन्होंने अंग्रेजों को फोर्स किया कि वो खुदाई करे, क्योंकि इतने बड़े व्यापक स्तर पर एक नगर बसा हुआ है जिसका बहुत ही ऐतिहासिक और सामरिक महत्व है। ध्यान देना, अंग्रेजों की पॉलिसी क्या है? भारत का शोषण करना, यहां से धन लूट कर ले जाना है। इसी कारण इन सब ऐतिहासिक या सामरिक मामलों में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी, ठीक है। लेकिन कुछ तो उनको लगेगा कि एक बहुत बड़ी और बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, इसीलिए खुदाई आवश्यक है, ठीक है। और किन लोगों ने खुदाई की, कौन कौन से नगर मिले, ये आपको पढ़ना। यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं आप 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, ठीक है। बात कब की है? 1826 की। बात कब की है? 1826 की। सबसे पहले व्यक्ति नाम क्या है? चार्ल्स मेसन। नाम क्या है? चार्ल्स मेसन नाम की व्यक्ति है, ठीक है। बात कब की है? 1826 की बात है। एक व्यक्ति नाम क्या है? चार्ल्स मेसन। इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा नाम के टीला खोजा है, ठीक। हड़प्पा नाम का टीला खोजा, आरंभिक रूप से खोजा है। किसने खोजा है? चार्ल्स मेसन ने खोजा है। हड़प्पा में कुछ चीज मिला उनको, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसी क्या है? भारत को लूटना है। इसी कारण इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है और खुदाई नहीं की गई। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले हड़प्पा में कुछ अवशेष प्राप्त किए हैं, लेकिन अंग्रेजों की पॉलिसी कारण अब इस पर व्यापक खुदाई नहीं हो पाई है और ये नगर अभी भी जमीन के नीचे क्या हुआ है? दबा हुआ था ये नगर अभी भी जमीन के नीचे, ठीक है। हमने पढ़ा है क्या डलहौजी के बारे में? डलहौजी के समय भारत में सबसे पहले ट्रेन चली है बंबई से थाने के बीच सबसे पहले ट्रेन चली थी डलहौजी के समय में, ठीक है। अब जब भारत में ट्रेन का विकास हो रहा था, अब नए नए पटरियां बिछाई जा रही है, स्लीपर बिछ रहे हैं, और इस काम के लिए 2 व्यक्ति आए हैं, 2 ब्रदर आए हैं। उनका नाम क्या है? ब्रुंटन ब्रदर्स। क्या नाम है उनका? ब्रुंटन ब्रदर्स कहते हैं, ठीक है। वो रेल जो पटरी है उसके विकास, बोलना चाहिए रेल जो आवागमन का साधन है उसके विकास के लिए भारत आए हैं। तब इन ब्रुंटन ब्रदर्स के द्वारा जो रेल पटरियां बिछ रही हैं उसके बिछाने के लिए हड़प्पा कालीन सभ्यता है उसके ईंटों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो हड़प्पा कालीन जो इमारतें बनी हैं, जो घर बने हैं, उसमें जो ईंटें मिली हैं उस ईंटों का प्रयोग इन ब्रुंटन ब्रदर्स के द्वारा किया गया। लेकिन फिर अंग्रेजों की पॉलिसी कारण, ठीक है, उनकी पॉलिसी कैसी है? लूटना है। लूटने के कारण उन्होंने खुदाई की और जो इसका ऐतिहासिक सामरिक महत्व है इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और ईंटों का प्रयोग कर दिया है रेल प्रणाली के विकास के लिए, लेकिन फिर भी खुदाई नहीं की। भाई साहब लोगों ने खुदाई नहीं की, सूचना दी होगी, लेकिन अंग्रेजों की पॉलिसी के कारण अभी भी खुदाई नहीं हुए हैं और ब्रुंटन ब्रदर्स ने रेल प्रणाली के विकास के लिए हड़प्पा कालीन ईंटों का प्रयोग किया था। फाइनली अंतिम रूप से 1921 में एक व्यक्ति है, नाम क्या है? जॉन मार्शल। नाम क्या है? जॉन मार्शल।
ये कौन है? ये भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक हैं। कौन व्यक्ति का नाम क्या है? जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। इनके नेतृत्व में एक व्यक्ति, नाम क्या है? दयाराम साहनी जी। नाम क्या है? दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थान पर अब खुदाई आरंभ हुई है। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन है? जॉन मार्शल हैं, जो कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक हैं, और उनके अंडर में रहकर दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा नामक टीले की खोज की है। फाइनली किसने की है? दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा नामक टीले की खोज की है, और इसी का क्या बोला गया है? हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहली बार हड़प्पा नामक टीला ही खोजा गया था, इसी का क्या बोला गया है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। और इसके बाद अब धीरे धीरे करके अनेक नगरों की खोज की। वर्तमान समय में 1400 से भी अधिक नगरों की खोज की गई है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके इनकी खोज की गई है। ठीक है, अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक इस सभ्यता का विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था? ध्यान देना, जब आदि मानव भी अस्तित्व में है, आदि मानव जब आ गया है, तो हमेशा मनुष्य ने हमेशा जो नदी किनारे है, पानी जहां पर अवेलेबल है, वहां पर ही जीवन को सुगम माना है, और सभी सभ्यताओं का विकास नदी के किनारे ही माना गया। सभी सभ्यताओं का विकास नदी के किनारे या पानी के किनारे ही माना गया है। आप देख लीजिए, कोई भी प्रमुख नगर, कोई भी प्रमुख शहर या नगर हमेशा नदी के किनारे ही बनता है। हमेशा नदी या समुद्र के किनारे ही वह शहर बनेगा। अगर वहां पर पानी अवेलेबल नहीं है, तो वो नगर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। देख लीजिए, दुर्ग कहां पर बना है? शिवनाथ नदी पर बना है, शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है। रायपुर बसा है खारू नदी के तट पर। बिलासपुर कहां पर बसा है? अर्पण नदी के तट पर बसा हुआ है। वैसे ही देश के जो प्रमुख महानगर हैं, वो भी किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, या फिर वहां पर समुद्र अवेलेबल है। ठीक है, दिल्ली भी यमुना नदी के तट पर ही बसा हुआ है। ठीक है, ऐसे सभी प्रमुख नगर कहां पर बसे हुए हैं? किसी न किसी नदी के आसपास या फिर समुद्र के पास में ही बसे हुए हैं सभी प्रमुख नगर। मतलब बताना चाह रहा हूं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता भी किसी न किसी नदी के आसपास ही बसी हुई है। देखते हैं अब इसका विस्तार, देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मतलब कह देना कि पूर्व में कहां तक, पश्चिम में कहां तक, उत्तर में कहां तक और दक्षिण में कहां तक इस सभ्यता का विस्तार था। देखते हैं पश्चिमी विस्तार कहां है? बलूचिस्तान में एक जगह है, नाम क्या है? सुतकांगेडोर। बलूचिस्तान में एक जगह है, नाम क्या है? सुतकांगेडोर तक इस सभ्यता का विस्तार था पश्चिम में। जबकि पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक फैली हुई थी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगेडोर तक, जबकि पूर्व में जो उत्तर प्रदेश है उसके आलमगीरपुर तक फैला हुआ, ये सभ्यता फैली हुई थी। कहां से कहां तक? सुतकांगेडोर से लेकर आलमगीरपुर तक। ये पूर्व से पश्चिम विस्तार है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक। ठीक है, उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगेडोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, और उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। ठीक है, और ये सभी जो नगर हैं वो नदी के आसपास ही बसे हुए हैं। अगर नदी के आधार पर बोले, अगर हम नदी के आधार पर विस्तार को डिफाइन करना चाहें तो बोलेंगे क्या? तो बलूचिस्तान सुतकांगेडोर है, वो दास्क नदी के तट पर बसा हुआ है। जो ये सुतकांगेडोर है वो दास्क नदी के तट पर बसा हुआ है, और इस दास्क नदी से लेकर जो आलमगीरपुर है वो क्या है? हिंडन नदी, वो हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है, वो हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है। जबकि जो मांडा है वो चिनाब नदी के तट पर, और जो दैमाबाद है वो प्रवरा नदी के तट पर बसा हुआ था। वो प्रवरा नदी के तट पर बसा हुआ था। अगर हम नदी के आधार पर विस्तार को डिफाइन करना चाहते बोले क्या कि दास्क नदी से लेकर हिंडन नदी तक,
और चिनाब नदी से लेकर प्रवरा नदी तक इस सभ्यता का विस्तार था। ठीक है, दास नदी से लेकर हिंड नदी तक और चिनाब नदी से लेकर प्रवरा नदी तक प्रवरा नदी तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा स्थल, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सबसे ज्यादा स्थल कहां से मिले हैं? ध्यान देना, गुजरात से मिले। कहां से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। भारत में सबसे ज्यादा स्थल कहां से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है उसका तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का शेप कौन सा है? ध्यान देना, अगर मैं इन सबको मिला दूं तो अप्रोक्सीमेट क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुजाकार बन रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार जो है, उसका क्षेत्रफल जो है, ठीक है, क्या किस शेप का है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर है। 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अप्रोक्सीमेट क्या बोलते हैं? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है? इस सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है, जो कि त्रिभुजाकार शेप का है। कैसा शेप का है? त्रिभुजाकार शेप का है। एग्जैक्टली बोलना चाहिए 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लेकिन रफली हम लोग क्या बोलते हैं? 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक क्या है? इस सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है। भारत में सबसे ज्यादा स्थल कहां से मिले हैं? गुजरात से मिले। कहां से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। अब जो क्वेश्चन मेन से पूछता है क्या कि हड़प्पा कालीन प्रमुख नगरों के बारे में लिखिए। ठीक है, आपको नाम देगा क्या? हड़प्पा के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है, रंगपुर क्या है, कालीबंगा क्या है, धौलावीरा क्या है, और इसके बारे में आपको 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में लिखना है। यही क्वेश्चन बार बार मेरे से पूछता है। ठीक है, तो लाइन से अपन सभी नगरों के बारे में पढ़ेंगे, सभी नगरों के बारे में नहीं। ठीक है, टोटल 1400 नगर हैं और सभी के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। जो प्रमुख 8 से 9 नगर हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। कभी भी आप 1400 नगरों के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अगर उतना पढ़ने जाएंगे तो जो पूरा इतिहास है सिंधु घाटी सभ्यता में ही निकल जाएगा, उतना नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, जो प्रमुख नगर हैं 9 से 10 वही आपको पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से प्रमुख नगर है। पहला खुद क्या है? हड़प्पा, फिर है मोहनजोदड़ो, फिर है लोथल, चन्हुदड़ो, रंगपुर, कालीबंगा, धौलावीरा, राखीगढ़ी और बनावली। यही प्रमुख नगर हैं और इनके बारे में ही आपको याद करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, इन सभी नगरों के बारे में आपको 2 मार्क्स में और 4 मार्क्स में क्वेश्चन लिखना है। 2 मार्क्स में और 4 मार्क्स में आपको क्वेश्चन लिखना है। क्लियर है? अब हमने पढ़ा क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता है, कैसी सभ्यता है? एक नगरीय सभ्यता है। और इस नगर का विकास कैसा हुआ है? सॉरी, विकास नहीं बोलना चाहिए नगर का पैटर्न कैसा है? ध्यान देना, लगभग सभी नगरों में एक जैसा ही पैटर्न है। लगभग सभी नगरों में एक जैसा ही पैटर्न है। कुछ एक्सेप्शन जरूर है, कुछ अपवाद जरूर हैं, लेकिन मैक्सिमम नगर का पैटर्न सेम ही है। जहां पर सभी नगर 2 पार्ट में बटे हुए हैं। एक तरफ क्या है? ऊंचे दुर्ग हैं, किले बने हुए हैं। एक तरफ क्या है? ऊंचे दुर्ग हैं, किले हैं, जबकि दूसरा तरफ क्या है? सामान्य आवास क्षेत्र। दूसरी तरफ क्या है? सामान्य आवास क्षेत्र है। क्या है? आवास क्षेत्र है एक तरफ। ऐसा माना गया है जो दुर्ग है, जो ऊंचे दुर्ग है, वहां पर शासक वर्ग निवास करता था, जबकि जो आवासीय क्षेत्र है वहां पर सामान्य नागरिक निवास करते थे। ऐसा मैक्सिमम लगभग सभी नगरों में यही पैटर्न देखा गया है। कुछ नगर जरूर अपवाद है। ठीक है, उनमें थोड़ा पैटर्न अलग ही है। उन एकाध अपवादों को छोड़ दें तो लगभग सभी नगरों में एक ही पैटर्न है, जहां नगर 2 पार्ट बटे हुए हैं। एक तरफ क्या है? ऊंचे दुर्ग है, दूसरी तरफ क्या है? आवास क्षेत्र है, समतल एरिया है। ऐसा माना है क्या कि दुर्ग एरिया में शासक वर्ग निवास कर रहा है, जबकि इन आवासीय क्षेत्रों में सामान्य नागरिक निवास करते हैं। ठीक है, देखते हैं अब हड़प्पा कालीन प्रमुख नगरों के बारे में, एक एक करके इनके बारे में डील करेंगे। देखते हैं हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर।
देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रमुख नगरों के बारे में। ठीक है, डालिए हेडिंग हड़प्पा। ठीक है, डालिए हेडिंग हड़प्पा। कुछ देर पहले हमने देखा है क्या कि जब महानिदेशक जॉन मार्शल जी के नेतृत्व में, इनके द्वारा दयाराम साहनी जी के द्वारा एक टीले की खोज की गई है। कौन सा टीला है वो? हड़प्पा नामक टीले की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई है। प्री में भी और मेंस में भी ये पॉइंट आपके आंसर में आना ही है। ठीक है, आपको पढ़ना ही है, याद करना ही है कि खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी जी है। कौन है? दयाराम साहनी जी क्या है? हड़प्पा के उत्खनन करता है और 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। ये आपके आंसर में होना चाहिए, मैंडेटरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लेंगे आपके मेंस के आंसर में? दूसरा पॉइंट आना चाहिए क्या कि हड़प्पा कहां है? हड़प्पा कहां है? ध्यान देना, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। वहां पर रावी नदी के तट पर क्या है? एक मांट गोमरी जिला है। क्या जिला है? मांट गोमरी जिला है। और उस मांट गोमरी जिले में क्या है? ये हड़प्पा है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या है? पंजाब प्रांत में मांट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर क्या बसा हुआ है? हड़प्पा बसा हुआ। यहां पर जगह नहीं है, भूल गया था लिखना मैं। ठीक है, आप लोग अलग से लिख लेना। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांट गोमरी जिला है और उस मांट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर क्या बसा हुआ है? हड़प्पा बसा हुआ है, जिसकी खोज किनके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा महानिदेशक जॉन मार्शल जी के नेतृत्व में की गई थी। उनकी खुदाई जॉन मार्शल जी के नेतृत्व में की गई थी। एक बार यूपीएससी जज्बातों से खेल गया। ठीक है, पूछ रहा है क्या कि दयाराम साहनी जी की मदद किसने की है? ध्यान देना, सहायक कौन थे उनके? माधव स्वरूप वत्स जी। कौन थे? माधव स्वरूप वत्स जी ने दयाराम साहनी जी की हेल्प की है। वह हड़प्पा के खनन के समय दयाराम साहनी जी क्या थे? सहायक थे। कौन थे? माधव स्वरूप वत्स जी क्या थे? दयाराम साहनी जी के सहायक थे हड़प्पा की खुदाई के दौरान। ठीक है, ये आपके आंसर में होना ही चाहिए। अब जब 2 लाइन खत्म हो गया है, तब हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वो भी देखते हैं। हड़प्पा से क्या साक्ष्य मिले हैं वो अब अपन देखते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में मतलब कुछ देर पहले बताया हूं मैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के मैक्सिमम नगर का पैटर्न लगभग सेम है, जहां पर नगर 2 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। पश्चिम में क्या है? एक दुर्ग है। किला है, जहां पर ऐसा माना गया कि शासक वर्ग निवास कर था। जबकि क्या माना गया? जो पूर्व में है आवासीय क्षेत्र है, जहां पर सामान्य नागरिक निवास करते हैं। पूर्व में क्या है? आवासीय क्षेत्र है, जहां पर सामान्य नागरिक निवास करते हैं। और सेम पैटर्न कहां है? हड़प्पा में। जहां पर जो नगर है 2 पार्ट में बसा हुआ था, 2 पार्ट में बटा हुआ था। ठीक है, पश्चिमी पार्ट और ये पूर्वी हिस्सा। पश्चिमी पार्ट क्या है? दुर्ग क्षेत्र है। पश्चिमी जो पार्ट है क्या है? दुर्ग क्षेत्र है, जिसे बोला गया क्या? ए बी टीला। क्या बोला गया है? ए बी टीला कहा गया है। क्या बोला गया है? ए बी टीला। और यह ए बी टीला क्या है? एक प्राचीर रक्षा दीवार से घिरा हुआ है। यह जो क्या किससे घिरा हुआ है? प्राचीर रक्षा दीवार से घिरा हुआ था। जो एबी टीला है, जो दुर्ग क्षेत्र है, वो प्राचीर रक्षा दीवार से घिरा हुआ था। ठीक है, इससे पूर्व में क्या है? आवासीय क्षेत्र है, जो सामान्य नागरिकों का निवास है। लेकिन इस जो एबी टीला, जो दुर्ग क्षेत्र है, दुर्ग क्षेत्र में दुर्ग के जस्ट उत्तर में एक और टीला मिला है। क्या मिला है? एक और टीला मिला है, और उस टीले में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। सुनिए मेरी बात, क्या बोल रहा मैं? दुर्ग क्षेत्र में इस एबी टीले के जस्ट उत्तर में एक और टीला मिला है, और उस टीले में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले देखते हैं? जो इसके उत्तर में है, क्या मिला है? एक और टीला मिला है। उस टीले को बोला गया है क्या? एफ टीला। क्या बोला गया है? एफ टीला कहा गया। नंदना, ये आवासीय क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? जो एबी टीला दुर्ग क्षेत्र है, उसके जस्ट उत्तर में एक और टीला मिला, उसको हम लोग क्या बोले हैं? एफ टीला बोले हैं। और इस एफ टीले से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। क्या मिले हैं? ध्यान देना, यहां पर मिले हैं 12 अन्नागार। क्या मिले हैं? 12 अन्नागार। अन्नागार मतलब क्या है? जहां पर हम लोग अनाज रखते हैं। और इन्हीं अन्नागारों में क्या मिले हैं? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं।
गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं इन अन्नागारों से। साथ ही साथ क्या मिले हैं, 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले। क्या मिले हैं, 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले। अन्नागार कितने हैं, 12 अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, जबकि 18 वृत्ताकार चबूतरे के साक्ष्य मिले। और साथ ही मिला है क्या, 15 मजदूर आवास। क्या मिला है, 15 मजदूर आवास के साक्ष्य। अब मजदूर आवास कैसे समझ में आया है कि तंग कमरा है जहां पर खिड़की वेंटिलेशन का उतना प्रॉपर ध्यान नहीं रखा गया, इसी कारण क्या बोला गया है, मजदूर आवास। क्या बोला गया है, मजदूर आवास कहा गया, जो 15 है। कितने हैं, 15 मजदूर आवास इस एफ टिले से प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं आवासीय क्षेत्र में जहां पर सामान्य नागरिक निवास करते हैं। वहां से क्या मिली है, अभिलेखित मोहरे मिली। क्या मिली है, मोहरे मिले हैं जिनमें अभिलेख लिखा हुआ है। मोहरे हैं जिनमें अभिलेख लिखा हुआ है। ठीक, कहां से मिली है, इस आवासीय क्षेत्र से मिली है। साथ ही मिलेगा एक तांबे की इक्का गाड़ी। क्या मिली है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। और क्या मिला है, 2 कब्रिस्तान मिला। ध्यान देना, 2 कब्रिस्तान मिला है, एक यहां से और एक यहां से। ठीक है, एक आवासीय क्षेत्र से और एक दुर्ग क्षेत्र से क्या मिला है, कब्रिस्तान मिला। जो दुर्ग क्षेत्र में, जो एबी टीले में कब्रिस्तान मिला है, उसे क्या बोला गया है, R37 कब्रगाह। क्या बोला गया है, R37 कब्रगाह कहा गया है जॉन मार्शल जी के द्वारा। क्या बोला गया है, R37 कब्रगाह। जबकि जो कब्रगाह यहां से मिला है, ठीक है, जो सामान्य एरिया है वहां से मिला है, उसे क्या बोला गया है, एच कब्रिस्तान मिला है। क्या बोला गया है, एच कब्रिस्तान कहा गया है। क्या बोला गया है, एच कब्रिस्तान। साथ ही साथ मिला है क्या, एक महिला की आकृति मिली है, महिला की प्रतिमा मिली है जिसकी नाभि में पौधा खिला हुआ था। क्या बोल रहा हूं मैं, महिला की प्रतिमा मिली है, आकृति मिली है जिसकी नाभि में क्या है, पौधा खिला हुआ है। इसी कारण में क्या बोला गया है, उर्वरा देवी। क्या बोला गया है, उर्वरा देवी कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, हड़प्पा से क्या मिला है, एक महिला की आकृति मिली है जिसकी नाभि में क्या खिला हुआ था, पौधा खिला हुआ था। इसी कारण क्या बोला है, उन्हें उर्वरा देवी कहा गया। क्या बोला गया है, उर्वरा देवी। ठीक है, 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आपको इन्हीं सब फैक्ट्स को जमा कर लिखना है। ठीक है, इन्हीं सब फैक्ट्स को जमा कर लिखना है। आज आप लोग सब के सब मेरे को सेंड करोगे। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में 4-4 मार्क्स में। ठीक है, हड़प्पा अब समाप्त होता है। अब आते हैं यहां पर मोहनजोदड़ो में। कहां आते हैं, मोहनजोदड़ो में आते हैं। ध्यान देना, इसको क्या बोला गया है, मृतकों का टीला या फिर प्रेतों का टीला भी कहा गया है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या फिर प्रेतों का टीला भी कहा गया है। ठीक है, अब ध्यान देना, जब हड़प्पा पढ़े हैं तब वहां पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि हड़प्पा की खोज किनके द्वारा की गई, कब की गई और ये कहां पर स्थित है, ये कहां पर स्थित है। ध्यान देना, जो मोहनजोदड़ो है कहां है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो कहां है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर। कहां पर, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आप लोग ट्रिक याद करना। ठीक है, जिस भी नगर में दड़ो आ रहा ना, दड़ो, मोहनजोदड़ो या चन्हू दड़ो आ रहा ना, मतलब क्या है, वो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, 2 नगर पढ़ने पर को, मोहनजोदड़ो और चन्हू दड़ो, दोनों में आखिरी में क्या आ रहा है, दड़ो, और दोनों कहां पर हैं, सिंधु नदी के तट पर ही बसे हुए हैं। दोनों कहां हैं, सिंधु नदी के तट पर ही बसे हुए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। और इस नगर के खोजकर्ता कौन है, राखल दास बनर्जी जी। कौन है, राखल दास बनर्जी जी, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की, किसने की है, राखल दास बनर्जी जी ने। कब की है, 1922 में। ठीक है, ध्यान देना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देखते हुए, ठीक है, स्ट्रक्चर को देखते हुए और उस नगर को देखते हुए अनेक विद्वानों ने क्या बोला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोला। क्या बोला है, जुड़वा राजधानी। और इन विद्वान है उसमें स्टुअर्ट पिगट जी का नाम प्रमुख रूप से आता है। स्टुअर्ट पिगट ने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। क्या कहा है, जुड़वा राजधानी कहा। किसने बोला है, स्टुअर्ट पिगट ने। अब देखते हैं कि साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, इस मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो सेम है,
जैसे बोला हूं क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के मैक्सिमम नगर क्या है, दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक तरफ क्या है, पश्चिम में क्या है, दुर्ग क्षेत्र है, जबकि पूर्व में क्या है, न आवास क्षेत्र है, जहां पर सामान्य नागरिक निवास करते हैं। हर नगर दो पार्ट में बटा हुआ है। पूर्व में क्या है, दुर्ग वाला क्षेत्र है, पूर्व में क्या है, दुर्ग वाला क्षेत्र था, जबकि पश्चिम में क्या है, आवासीय क्षेत्र है। ध्यान देना, मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग वाला क्षेत्र है, जहां पर शासक वर्ग निवास करता है, वहां से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। सबसे प्रमुख क्या है, एक विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। कहां से मिला है, मोहन जोदड़ो से मिला है। ठीक है, ऐसा माना गया क्या कि ये किसी विशेष धार्मिक कार्य के प्रायोजन के लिए ये स्नानागार बनाया गया है। ठीक है, विशेष धार्मिक कार्य के प्रायोजन के लिए ये स्नानागार बनाया गया है। और जॉन मार्शल जी ने इस स्नानागार को विश्व की सबसे आश्चर्यजनक चीज बताया। किसने, जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो के इस स्नानागार को। ठीक है, साथ ही साथ यहां क्या मिला है, एक विशाल अन्नागार मिला है। क्या मिला है, विशाल अन्नागार। हमने पढ़ा है हड़प्पा में भी क्या मिला था, 12 अन्नागार मिला है। लेकिन जो मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला है, उसका जो आकार है, बहुत ही विशाल है। और बोला गया है क्या कि इस पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहां से मिला है, इस मोहनजोदड़ो से ही मिला है। सबसे बड़ा अन्नागार इस मोहनजोदड़ो से ही मिला है। साथ ही साथ इस दुर्ग वाले क्षेत्र के दक्षिण में क्या मिला है, एक सभा भवन मिला है। क्या मिला है, सभा भवन का भी साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ अन्नागार के बगल में क्या है, एक विशाल पुरोहित आवास मिला है। क्या मिला है, पुरोहित आवास मिला है। हम देना, वहां पर लिखा नहीं है पुरोहित आवास करके। ठीक है, उसके शेप को देखकर, बहुत बड़ा शेप है, और वहां पर जो सामग्री मिली है उसके आधार पर यह गैस किया गया है कि ये क्या है, पुरोहित आवास है। क्या गैस किया गया है कि ये पुरोहित आवास है। ये सब साक्ष्य कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, वहां से क्या मिली है, एक योगी की प्रतिमा मिली है। क्या मिला है, अब दुर्ग से बाहर आ गया, दुर्ग क्षेत्र से बाहर आ गया। क्या मिला है, योगी की एक प्रतिमा मिली है, जिन्हें क्या बोला गया है, आद्य शिव। क्या बोला गया है, आद्य शिव कहा गया है। योगी की एक प्रतिमा मिली है, जिन्हें क्या बोला गया है, आद्य शिव कहा गया है। साथ ही साथ एक महिला की प्रतिमा मिली है, आकृति मिली है। ठीक है, नृत्य करती हुई महिला की आकृति मिली है, जो कौन सी धातु से बनी है, कांसे की धातु से बनी हुई है, जो कांसे से बना हुआ है। ध्यान देना, नृत्य करती हुई महिला की आकृति मिली है, जो कांस्य धातु से बनी हुई है। अब महिला के साक्ष्य दो जगह मिल गए, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान देना, हड़प्पा में जो महिला की आकृति मिली थी, वहां से उनकी नाभि से क्या मिला था, पौधा खिला हुआ मिला था। हड़प्पा में जो महिला की आकृति मिली है, उनकी नाभि से पौधा खिल रहा था। इसी क्या बोले हैं, उर्वरा देवी के हैं। जबकि मोहनजोदड़ो में जो महिला मिली है, वह नृत्य कर रही है, और यह जो प्रतिमा है कांस्य धातु से बनी हुई थी। ठीक है, इसके साथ ही साथ मोहनजोदड़ो में प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य मिलने के भी प्रमाण मिले। प्रत्येक घर में क्या है, कुआं है, मतलब जल की प्रॉपर सुविधा है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, क्या मिला है, यहां प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपका समाप्त होता है। बाकी प्रमुख नगरों के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।